नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग अभी प्रखर बैच का जो एमसीक्यू बैच स्टार्ट हुआ था एडिटोरिया के एप्लीकेशन पे प्रखर में एमसीक्यू बैच, उसी का आज हम लोग डे 5 देखने जा रहे हैं। आज भी हम लोग को आधुनिक इतिहास का जो 2 चैप्टर लिया गया है, कांग्रेस पूर्व संगठन और कांग्रेस की स्थापना और महत्वपूर्ण अधिवेशन, इन दोनों से ही आज हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने और बताना है आप लोग को कि 19वीं सदी में राजनीतिक संगठनों का निर्माण किन प्रांतों में हुआ था। तो वो किन प्रांतों में हुआ था ये आप लोग को बताना है। तो ये हुआ था बंगाल में और मद्रास में और बम्बई में। ये तीनों को देखिएगा तो ये तीनों ही प्रेसिडेंसी क्षेत्र था, इसीलिए राजनीतिक संगठन यहीं पे ज़्यादा पनपा था। तो यहीं पे हम आप लोग को कुछ चीज़ें याद करवा देता हूँ और फिर आप लोग को आगे के प्रश्न बनाने में दिक्कत महसूस नहीं होगा, ठीक है। आइए इस पेज पे हम लोग करते हैं काम। मैं काम ये कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस, जब कांग्रेस बना था ना, उसके पहले कुछ संगठन बने थे, ठीक है। उसके पहले क्या बने थे, तो कुछ संगठन बने थे। कहाँ कहाँ संगठन बने थे, तो 4 जगह बने थे। इंडिया में 3 जगह, एक बना था बंगाल में, दूसरा बना था बम्बई में और तीसरा बना था मद्रास में और चौथा बना था लंदन में। कहाँ बना था, चौथा लंदन में बना था। तो ये 4 याद रखिएगा, 3 इंडिया में और 1 इंग्लैंड में। बंगाल में जो बना था, जो सबसे पहला हुआ बना था, वो बना था लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या बना था, लैंड होल्डर सोसाइटी। और ये कब बना था, ये बना था 1838 में। कब बना था, 1838 में। दूसरा बना था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना था, सोसाइटी। और ये कब बना था, ये 1843 में बना था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 1838 में ही इसी की शाखा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की ही शाखा लंदन में भी खोला गया था। तो आप ये याद रखिएगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का एक खोला गया था 1838 में लंदन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा बना था ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या बना था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था, एसोसिएशन बना था, सेशन बना था। ये कब बना था, तो 1851 में बना था। कब बना, 1851 में। फिर बना इंडियन लीग। क्या बना, इंडियन लीग। ये कब बना था दोस्तों, तो 1875 में बना था। और लास्ट बना था जो कि कलकत्ता बंगाल से आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये बना था दोस्तों 1876 में। सबसे पहले तो आप ये सब डेट के साथ याद करिएगा, ये कौन स्थापना किए थे, ये सब हम बाद में आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। पहले अपने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक्स तो आपको याद होना ही चाहिए कि बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहले 1838 में बना, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बना, फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना, फिर इंडियन लीग 1875 में बना, फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में बना। बम्बई से पहले हम लोग मद्रास की तरफ चलते हैं। मद्रास में 2 बना है, जो 2 याद रखना है। एक याद रखना है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्या याद रखिएगा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन याद रखना है, ठीक है। और ये कब बना था, तो 1852 में। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। दूसरा बना था मद्रास महाजन सभा। क्या बना था, मद्रास महाजन सभा बना था। और ये कब बना, तो 1884 में बना। तो मद्रास में याद रखिए कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना और मद्रास महाजन सभा 1884 में। बम्बई की बात करूं तो बम्बई में दोस्तों बना था 3। कितने याद रखने हैं बम्बई से, तो 3 याद रखना है। पहला याद रखना है बम्बई एसोसिएशन। क्या याद रखना है, बॉम्बे एसोसिएशन याद रखना है, एसोसिएशन। ये कब बना था, तो ये बना था 1852 में। कब बना था, तो 1852 में बना था। दूसरा याद रखना है पूना सार्वजनिक सभा। क्या बना था, पूना सार्वजनिक सभा बना था। और पूना सार्वजनिक सभा कब बना, तो 1870 में बना। पूना सार्वजनिक सभा कब बना, 1870 में। एक बना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे
प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना है, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना है, और ये बना है दोस्तों 1885 में। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना है 1885 में। तीन वो बम्बई से याद रखना है, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। मद्रास में दो को याद रखना है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 और मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है, एक बना है ब्रिटेन में, जो कि लंदन में ब्रिटेन में बना है, तो ब्रिटेन वाले सेपरेट से याद करवा देता हूँ। तीन तीन अब यहाँ के बारे में याद रखिएगा। एक याद रखिएगा लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी, ये बना था 1862 में, याद करके रखिएगा। कब? 1862 में। दूसरा लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी सोसाइटी, ये बना था 1865 में। और एक और बना था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, ये बना था 1866 में। तो ये कांग्रेस के बनने से पूर्व के तीन संस्था हैं ब्रिटेन में। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, आप देखिए फटाफट बनेगा कि 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना जाता था? तो अभी अभी मैंने बताया जमींदारी एसोसिएशन। कहिएगा कि वहां पे तो जमींदारी तो बताया नहीं बंगाल में, ये बंगाल में बना था दोस्तों, और यानी बंगाल में बोले तो कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में बना था। और ये 1838 में बना था। कब बना था? 1838 में, पीछे ही बताए हैं। वहां पर मैंने बताया था लैंड होल्डर सोसाइटी। असल में लैंड होल्डर सोसाइटी को तो ही जमींदार एसोसिएशन कहते हैं, लैंड होल्डर्स का मतलब जमींदार होता है ना, तो वो बना था। वो कब बना? 1838 में, बंगाल में। और मैंने बोला था ना कि पहले डेट याद रख लीजिए और ये सब संस्था का नाम याद रख लीजिए, और इसके संस्थापक आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। तो जान लीजिए यहाँ पे संस्थापक कौन है। ये है द्वारकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारका नाथ टैगोर। अगला है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आप लोग को हमने पिछले ही मतलब स्लाइड्स में बताया था, जो मैं शुरू में बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में इन्होंने कलकत्ता में स्थापना किया था इंडियन एसोसिएशन का। देखिए इसका नाम इंडियन नेशनल एसोसिएशन पूरा कंप्लीट नाम है, लेकिन लोग जल्दी जल्दी इंडियन एसोसिएशन भी बोल देते हैं। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो चाहे इंडियन एसोसिएशन हो, इसका गठन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में आप लोग को बताना है कि कौन सा कारक भारत में राष्ट्रवाद के लिए उदय के लिए जिम्मेदार था। तो ये कौन सा कारण जिम्मेदार था दोस्तों? तो देख लेते हैं। इसमें से चारों ही कारण जिम्मेदार हैं। किस चीज के लिए? तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण के बारे में। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम या फिर समर्पण की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो अगर कोई पूछे राष्ट्रवाद का डेफिनेशन बताइए, तो बताइए राष्ट्र के प्रति प्रेम या समर्पण की भावना। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो निम्नलिखित में से बताना आपको कौन से कारक भारत में राष्ट्रपति के उदय के लिए जिम्मेदार थे। तो इसमें से देखा जाए तो सारे ही जिम्मेदार थे राष्ट्रवाद के उदय के लिए। देखिए हमारे देश में ना बहुत ही आर्थिक पिछड़ापन था, जिसके वजह से राष्ट्रवाद पनपा। अतीत की खोज, जब हम लोग यहाँ बुद्धिजीवी लोग, जब जो लोग स्कॉलर्स विद्वान लोग थे, उन्होंने भारत का जब इतिहास पढ़ा पढ़ा अशोक के बारे में समझा, चंद्रगुप्त के बारे में जाना, चाणक्य के बारे में जाना, तो शंकराचार्य के बारे में जाना, तो इन लोग को जब बारे में जाना, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना, तो इन लोग ने अतीत को पहचाने, फिर राष्ट्रवाद का भावना जाग दिया। पश्चिमी विचारों का प्रभाव, हाँ बस पश्चिमी विचारों का प्रभाव था कि उन लोग किसी से लड़ना हो तो साथ में रहते थे इस तरीके का। तो पश्चिमी विचारों का प्रभाव पड़ा है, और सबसे ज्यादा प्रेस का विकास हुआ। अब पहले क्या होता था कि एक बार चिट्ठी लिख दिया गया और पहुंचाया जाता था, लेकिन अब प्रेस के आ जाने से क्या हो गया कि मतलब हर दिन अखबार निकलना होता था, अखबार के माध्यम से न्यूज सर्कुलेट किया जा सकता था आसानी से। तो राष्ट्रवाद का पनपने का कारण बन गया। हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी?
तब वो उद्देश्य था कि भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसका उद्देश्य था कि भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करना, माने जो भारत से कुछ सवाल था उसको सार्वजनिक चर्चा शुरू करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी ने। पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन था? तो वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसी को ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कहते हैं। इसको दो लोगों ने मिलकर स्थापना किया था, एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थोड़ी देर पहले बताए थे और एक आनंद मोहन बोस। क्या याद रखेंगे? एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक आनंद मोहन बोस। यही कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन माना जाता है क्योंकि इसी को फिर आगे चल के विलय कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन की पहचान करिए। तो इसमें से केवल एक कथन सही है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ विलय हुई थी। तो देख लीजिए, अगर कोई पूछे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में 1851 में बना था और ये कैसे बना? इसमें दो लोगों का मिला दिया गया, एक लैंड होल्डर सोसाइटी और एक बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिला दिया गया। ठीक है, विलय करने के बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1851 में बना उसको बना गया। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किन दो को मिलाने से बन गया? तो लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिलाने से कब बना? 1851 में। दूसरा कह रहा है कि इसने छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम किया। तो ये इसने काम ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एक बात और जान लीजिए कि ये लैंड होल्डर सोसाइटी कब बना था? तो 1838 में बना। किसने बनाया था? तो द्वारकानाथ टैगोर ने। और 1843 में बना था बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कब बना था? तो 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना था। ठीक है, आगे देखिए। तो इसके बारे में आप कुछ और याद कर लीजिए कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1851 में बना था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने मिलकर किया था। इसके बारे में बता दूं, इसके जो अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष? वो कौन थे दोस्तों? तो अध्यक्ष थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव थे। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। और अगर कोई पूछे कि महासचिव भी बता ही दीजिए लगले, तो महासचिव जो थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर थे। महासचिव कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसकी संस्थापक कौन थे? तो वो थे जॉर्ज थॉमसन। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। ये अभी से ही याद करके ये सब रखिए, आपको काम आएगा। जॉर्ज थॉमसन। अगला पॉइंट देख लीजिए, 8 नंबर कि दादा भाई नौरोजी, क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करने के बाद आप लोग को सही कथन के बारे में बताना है। तो चलिए बताइए। इसके 2 और 3 सही हो जाएंगे। पहला गलती है, अतः भाई नौरोजी का जन्म 1867 में हुआ। नहीं, अगर कोई पूछे कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म पूछे तो बताइएगा 1825 में। और कोई पूछे कि मृत्यु कब हुआ था, तो मृत्यु बताइएगा 1917 में। कब बताइएगा? मृत्यु 1917 में। 1825 में जन्म, 1917 में मृत्यु। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, वे लोकप्रिय रूप से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो हाँ, दादा भाई नौरोजी को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। तो ये भी बात सही है कि वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में सही कथन के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखिएगा तो केवल एक सही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। उन्हें अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया। उन्हें अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया। भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और ये कब किया था? तो हाँ, इनके बारे में आप लोग को मैंने बता दिया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कि ये नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन से जुड़े थे, जो कि कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था था। ठीक है, ठीक ना? तो समझ गए ये। और ये कब इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था? तो 1876 में किया था। कब? 1876 में किया था। और दूसरा कह रहा है कि वे लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े थे। तो बिल्कुल नहीं, ये लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े नहीं थे, क्योंकि द्वारका नाथ टैगोर इनसे जुड़े हुए थे। मतलब वो उन्होंने स्थापना किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? तो 1874 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया। और फिर 1876 में इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कर दी, जो कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये पूर्ववर्ती था। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो आप लोग को मैं बता दिया था कि बॉम्बे एसोसिएशन ये शुरू में ही फर्स्ट में ही बता दिया था कि कहाँ कौन कौन चीज कब कब मतलब गठन हुआ था। तो मैंने बता दिया था कि बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो 1852 में, कब? 1852 में गठन हुआ था। और मद्रास महाजन सभा 1884 में गठन हुआ था। ठीक है। और इंडियन लीग, कौन? इंडियन लीग 1875 में हुआ था गठन, 1875 में। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में। यही है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये मैंने बता दिया था। तो आप इसी के अनुसार क्रम से सजा लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये खाली बता दूं कि बॉम्बे एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था बॉम्बे एसोसिएशन का। और मद्रास महाजन सभा का किए थे 3 लोग मिलके। एक आए थे जी सुब्रमण्यम, और दूसरा आए थे आनंद चार्लू, और तीसरा आए थे बी राघवाचारी। कौन आए थे? बी राघवाचारी आए थे। ठीक है। और इंडियन लीग, इंडियन लीग नहीं, मद्रास महाजन सभा के बारे में बताया कि मद्रास महाजन सभा को 3 लोग मिलकर किए थे। जी सुब्रमण्यम, और एक आए थे आनंद चार्लू, और दूसरा बी राघवाचारी। और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष ने। और इंडियन एसोसिएशन के बारे में तो बताया ही था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसके बाद आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, मैंने सब बता दिया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी, तब वो हुई थी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि कांग्रेस के पूर्व संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर सत्य कथन को चिन्हित करें। तो देख लेते हैं कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें से केवल एक कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। पहला कांग्रेस के पूर्व संगठन के बारे में कह रहा है कि कांग्रेस के पूर्व के संगठन मुख्यतः अभिजात वर्ग के सदस्यों पर निर्भर था। तो ये भी बात सही है कि कांग्रेस के पूर्व के संगठन मुख्यतः अभिजात वर्ग से संबंधित था। दूसरा कह रहा है कि इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया। तो नहीं, इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ नहीं किया।
अब बताना है आप लोगों को कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दोनों ही पॉइंट सही है कि दिसंबर 1883 में कलकत्ता में, कब, कहाँ, तो 1883 में कलकत्ता की बात किया जा रहा है। यहाँ एक अखिल भारतीय सम्मेलन होता है, तो बात सही है कि एक अखिल भारतीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये भी बात सही है। ये आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसी का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1883 में, और इसी को इंडियन नेशनल एसोसिएशन को 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिला दिया गया। तो ये पॉइंट पूरा याद रखिएगा। 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तब वो किए थे फिरोज शाह मेहता। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संस्थापकों में से एक था फिरोज शाह मेहता। मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को 1885 में कुल 3 लोग मिलके संस्था स्थापना किए थे। कितने लोग मिलके? 3 लोग मिलकर स्थापना किए थे, जिसमें एक तो हो गए फिरोज शाह मेहता और दूसरा हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। दूसरा कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरा हो गए के.टी. तैलंग। कौन हो गए? के.टी. तैलंग। तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना की है। अब बात कर रहा है कि मतलब सीक्वेंस में सजाने कह रहा है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया, सॉरी, हाँ, इसको आप लोग फिर से मैं याद दिलवा देता हूँ कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में आप लोग को मैंने बताया था कि 1866 में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना मैंने बताया था 1870 में बताया था। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में अभी अभी मैंने बताया। तो इस तरीके से आप लोग क्रम याद रखिएगा और डेट अभी जरा याद करते चलिए, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी बहुत सारे डेट आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ डेट का ही खेल है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितना डेट याद रहेगा उतना कंसेप्ट को याद करना आपके लिए बेहद आसान होगा। और गेस भी मारेंगे तो सुधर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, इसको अरेंज कर लीजिएगा आप। अब इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। तो चलिए बताते हैं 18 नंबर में कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सी नंबर देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा को आनंद चार्लू ने किया था। तो हाँ, ये बात सही है कि मद्रास महाजन सभा को आनंद चार्लू ने किया था। एक्चुअली आनंद चार्लू उसमें से एक थे। इसमें टोटल 3 लोगों ने मद्रास महाजन सभा को स्थापना किया था। एक थे जी सुब्रमण्यम। कौन थे? एक जी सुब्रमण्यम थे। एक कौन थे? जी सुब्रमण्यम, मन्यम थे। ठीक है, मन्यम। और दूसरा थे कौन? यही पी आनंद चार्लू, जो ये ऑप्शन में लिखा गया है, पी आनंद चार्लू थे। ठीक है, चार्लू थे। और तीसरा थे बी राघवाचारी। कौन थे? वी राघवाचारी थे। तो आप ये तीनों को याद रखिएगा। तो मद्रास महाजन सभा दोस्तों सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, बल्कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नौरोजी ने, यानी ये गलत हो गया। के.टी. तेलंग को पुनः सार्वजनिक सभा नहीं किए थे, ये कहे थे पूना सार्वजनिक सभा का के.टी. तेलंग नहीं थे। मैं आपको तो आगे आगे वाले क्वेश्चंस में बता दूंगा, फिर से ये वापस आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये पुणे वाला में हमने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था ना। क्या बताया था पुणे वाला को? ये मैंने बताया था महादेव गोविंद रानाडे। क्या बताया था? महादेव गोविंद रानाडे। और ये मैंने बताया था 1870 में। कब बताया था? 1870 में। कहीं कहीं 1867 भी आएगा, तो आप याद रखिएगा 1867। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आप लोग को याद हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में, ये मैंने शुरू के पहले प्रश्न के टाइम पे ही बता दिया था कि क्या होगा। इसमें देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मतलब कौन कौन गलत है, तो पहला तो दोस्तों गलत है, ठीक है, कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, सॉरी ये तो पहला सही है ना, पहला सही है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ? लंदन में। लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कलकत्ता में नहीं हुआ बल्कि लंदन में हुआ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना भी लंदन में हुआ, ठीक है। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अब इंडियन एसोसिएशन एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसमें जो लंदन में दिया गया है ये भी सही है, क्योंकि इसका दो शाखा खुला था। एक शाखा 1843 में खोला गया, एक नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुआ था, और एक शाखा कलकत्ता में भी खुला था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। कलकत्ता भी अगर देगा तब भी आंसर सही होगा, और लंदन भी देगा तो तब भी सही होगा। और कलकत्ता में 1843 में खोला गया था, और इंडियन एसोसिएशन को बॉम्बे में नहीं बल्कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन को कलकत्ता में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में, नेशनल इंडियन एसोसिएशन का दो शाखा है, एक लंदन में और एक कलकत्ता में 1843 में। यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको इंडियन एसोसिएशन नहीं इंडियन नेशनल एसोसिएशन पढ़िए, कलकत्ता में। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित में बात किया जाए तो भारतीय सुधार संघ के श्री राम वाजपेयी नहीं थे, बल्कि भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो ये पॉइंट तो आप लोग को याद हो गया कि केशव चंद्र सेन थे भारतीय सुधार संघ से। और सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के ये सही है कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सोशल सर्विस लीग के कौन थे? तो एन एम जोशी। सोशल सर्विस लीग के कौन थे? तो एन एम जोशी। और सेवा समिति के कौन थे? तो एच एन कुंजरू। एच एन कुंजरू। और सेवा समिति के एच एन कुंजरू, भारतीय सुधार संघ के केशव चंद्र सेन। अब निम्नलिखित संगठनों पर आपको विचार करना है और कालानुक्रमिक सजाना है। तो चलिए हम लोग सजाते हैं। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का स्थापना हुआ था। बंग भाषा का 1836 में हुआ था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का कब हुआ था? तो 1843 में। और इंडियन लीग का कब हुआ? तो इंडियन लीग का हुआ 1875 में, ठीक है, इंडियन लीग 1875। और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना ये कौन किए थे? तो थॉमसन किए थे, जॉर्ज थॉमसन किए थे, ठीक है। और अगर को पूछे कि इंडियन लीग का बता ही दीजिए 1875 वाला, तो इंडियन लीग का थोड़ी देर पहले बताया था, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा क्या हुआ था? 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है। और आप इसके अनुसार जो मैंने डेट बताया वो आप सजा लीजिएगा सीक्वेंस में। और ये सब याद रखिए कि चारों का चारों जो है बंगाल में ही इसका स्थापना हुआ था। अब फिर से देखिए, एक तरफ सूची एक है और दूसरी तरफ सूची दो है, मैंने एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको। कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी, अभी अभी मैंने बताया था कि लैंड होल्डर सोसाइटी से कौन जुड़े हुए थे। तो एक तो लैंड होल्डर सोसाइटी से आपको द्वारकानाथ टैगोर मिल ही जाएंगे, लेकिन एक और इनका नाम आता है, और उनका नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ढूंढिए कौन कहाँ है। तो लैंड होल्डर सॉरी लैंड होल्डर सोसाइटी का द्वारकानाथ टैगोर ही है। कौन है? द्वारकानाथ टैगोर ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? द्वारकानाथ टैगोर। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किए। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का कौन स्थापना किया? तो विलियम एडम्स ने, विलियम एडम्स ने किया। अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो द्वारकानाथ टैगोर ने किया। फिर कौन हो गया? इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना
आनंद मोहन बोस ने किया। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया? आनंद मोहन बोस ने। एक और बच गया इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कौन किया? ये असल में इंडियन नेशनल एसोसिएशन पढ़िए, ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का संबंध दादा भाई नौरोजी से नहीं है? इसमें से नीचे में से बताना है कि किस संगठन का संबंध दादा भाई नौरोजी से नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। लास्ट वाला आप देख रहे होंगे कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में किया गया था, किया गया था, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किए थे। तो ये तो एकदम से नहीं आया दादा भाई नौरोजी से संबंधित, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, यही डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1852 में। कब हुआ था? तो 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो 1865 में हुआ। कब हुआ? 1865 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में हुआ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 1866 में। और ये तीनों को ही दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किया था। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो जब बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, माने राजनीतिक संगठन की, तो इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी का एग्जाम्पल आता है, लैंड होल्डर सोसाइटी का। और अगर सामाजिक संगठन की बात करें तो इसमें ब्राह्मण समाज और आत्मीय समाज की बात आता है। और फिर जब किसान मजदूर संगठन की बात करते हैं तो इसमें एटक की बात आता है। तो थोड़ा सा इस सबको नाम याद रखिएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए लैंड होल्डर राजनीतिक संगठन की बात करें तो सबसे पहला राजनीतिक संगठन 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में बना था, जिसको जमींदारी संगठन भी कहते हैं। और अगर सामाजिक संगठन में जब सबसे पहले ब्राह्मण समाज की बात करते हैं जो 1828 में बना था। और किसान मजदूर संघ के बारे में बात करते हैं तो एटक के बारे में बना। और एटक बना था 1920 में, जब 1919 में आईएलओ बना था। ठीक है, 1920 में। तो आप खुद देख लीजिए राजनीतिक संगठन 1838 में आया पहले, फिर समाज का संगठन किया गया 1828 में। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 2, और 2 के बाद 1 और 3, यानी आंसर हो जाएगा 2 1 3। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है 2 1 3। तो आप लोग को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या मिल जाएगा? 2 1 3, है ना। तो 2 1 3 ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन से बच के रहिएगा। हम लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया? तब वो कौन थे? तब वो थे पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तब वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बम्बई में आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन अब 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और ये कब कब हुआ था? तो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है। और इसमें टोटल इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने? 72 प्रतिनिधि थे। इसमें पूछा जाता है कि बिहार से कितने लोग थे? तो बिहार से इन 72 में से 0 थे। तो 72 में से कोई भी पहला अधिवेशन में बिहार से पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में, बम्बई में 18 से 31 दिसंबर के बीच में। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम दोस्तों कौन थे? तो इटावा के डीएम थे। कहाँ के डीएम थे? डीएम इटावा के थे, और रिटायर्ड हो गए। और ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि सिविल सेवक थे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे में देखिएगा, तो मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देता हूँ।
चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बताते चलूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशनों की में अध्यक्षता की थी। तो ये अध्यक्षता किस किस अधिवेशन में किए थे, तो ये किए थे 1938 और किए थे 1939। 1938 में किए थे हरिपुरा। कहाँ किए थे, तो 1938 में तो हरिपुरा किए थे। और 1939 में कहाँ किए थे, तो त्रिपुरी में किए थे, त्रिपुरी में। और त्रिपुरी है दोस्तों मध्य प्रदेश में, और हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में। तो त्रिपुरी को त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो अभी अब मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इन 72 में से दो लोग मुस्लिम में थे। दो लोग कौन थे, तो मुस्लिम थे। और बिहार से एक भी नहीं थे, बिहार से 0 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो मुस्लिम प्रतिनिधि थे 33 ने भाग लिया। और दूसरे दूसरे अधिवेशन में टोटल 436 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितना, 436। और इन 436 में से 33 मुस्लिम थे। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सही है ये बताइए। तो देखिए कौन सही है 31 में। इसमें पहला तो सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक एवं ने की थी। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इटावा के ये कौन थे, डीएम थे। और दूसरा कह रहा है कि जॉर्ज उले 1855 में कांग्रेस के महासचिव थे। जरा बताइए 1825 में कांग्रेस बना था क्या, 1825 में ना बना था। तो इस वक्त होते तो मान भी लेते, लेकिन महासचिव ये थे ही नहीं। महासचिव बनाया गया था ए ओ ह्यूम को, और ये बहुत दिनों तक महासचिव बने के रहे थे, ठीक है। और लेकिन जॉर्ज यूले कुछ थे, ऐसा बात नहीं है। ये क्या थे दोस्तों, ये थे पहला, ये 1888 में जान लीजिए कि इन्होंने बने थे अध्यक्ष। 1888 में बने, कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। और जब इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था, इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था, तो 1888 में क्या बने थे, अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। और 1818 में, इसीलिए इनको इस रूप में जान सकते हैं कि भारतीय कांग्रेस में पहला यूरोपीय जो अगर किसी ने अध्यक्ष बना तो वो बने जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई, तो वो थे लॉर्ड डफरेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय के काल में हुई थी, तो लॉर्ड डफरेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं था, तो वो उपस्थित कौन नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ये शामिल हुए थे कब, 1886 में शामिल हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कौन उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जो आप याद रखिएगा। आप लोग को पता होगा कि 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, और 1886 में दूसरा हुआ होगा, और इसी तरीके से 1887 में तीसरा, और 1888 में चौथा। अब ये मैं क्यों याद करवा रहा हूँ, तो देखिए क्यों याद करवा रहा हूँ। एक ट्रिक याद रखेंगे, बकमई, बकमई, ठीक है, बकमई। और इसके बाद जो नवासी आएगा, नवासी आएगा, और फिर 90 आएगा, फिर 91 आएगा, फिर 92 आएगा। तो यहाँ ट्रिक हो जाएगा, बकमई हो गया, बक बक नई, क्या हो जाएगा, बक नई। अब ये क्या ट्रिक है, क्यों है, जो मैं बताता हूँ। 2-3 पॉइंट बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बा का मतलब हो गया बम्बई, का मतलब हो गया कलकत्ता, बकमई, फिर से मैं आ गया, तो फिर से क्या हो जाएगा, बकमई। तो फिर से क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, बकमई। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, और ई से इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहाँ भी सेम बकनई, तो बाक का मतलब हो गया बम्बई, का मतलब कलकत्ता, और यहाँ ना का मतलब नागपुर हो जाएगा दोस्तों, और ई का मतलब फिर से इलाहाबाद। तो 8 सेशन आपको डायरेक्ट याद हो गया। कैसे याद हो गया, तो बकमई और बकनई से, बकमई और बकनई से। तो 8 सेशन तो आपको ऐसे याद हो गया कि कहाँ कहाँ सेशन हुआ था। लेकिन आपको 4 शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा। क्या है, जो सुनिए। बम्बई में जो पहला अध्यक्षता किए थे उनका नाम था WC बनर्जी। क्या नाम था, बनर्जी। सेकंड में किए थे तो वो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। थर्ड में जो किए थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा में जो था वो था जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। अब ये बताने का क्या मतलब हुआ, ये बहुत मतलब है। क्यों है मतलब, जो मैं बताता हूँ।
देखिए, जब पहली बार बम्बई में अधिवेशन हुआ तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए, जो एक पारसी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या कौन सा थे? ये लगते हैं बंगाली थे सर, है ना? ये बंगाली थे। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ठीक है, पारसी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? मुस्लिम थे। और जॉर्ज यूले कौन थे? पहला यूरोपीय थे। देखने से आपको क्या लगा कि चार अधिवेशन में लगातार चारों डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से थे। इससे का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि कांग्रेस सभी धर्मों को लेकर चलेगा और सभी जगह से चलेगा। तो यही है। और चारों को देखिए, चार जगहों पे अधिवेशन होगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। इसी तरीके से आगे के अधिवेशन हो गया। तो ये चार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार आप याद रखिएगा। 1889 में देखिए आ गया ना, 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तब वो कौन कौन थे दोस्तों? तब वो थे विलियम डिग्री। कौन थे? विलियम डिग्री। विलियम डिग्री। इंडियन नामक मैगजीन से प्रचार किया था इन्होंने। किससे प्रचार किया था? तो इंडियन नामक एक मैगजीन था। कौन सा मैगजीन था? मैगजीन का भी नाम याद रखेंगे, इंडिया नामक मैगजीन था। फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे विलियम डिग्री। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर में क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो चलिए बताइए कि कौन सा कथन सही है। इसमें देखा जाए तो पहला कथन दोस्तों सही हो जाएगा कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कामिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आप 1890 का टाइम पीरियड याद रख लीजिए। इसमें कांग्रेस अधिवेशन को देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं, बल्कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किए हैं, जो एक पहली महिला स्नातक कामिनी गांगुली थी। और कहाँ की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की थी। निम्नलिखित पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। चलिए बताइए, कुछ सोचिए आप लोग भी। हम तो इतना देर से तो बता ही रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से केवल दोस्तों दूसरा ही सही है। पहला देखिए क्यों गलत है। पहला कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। सरोजिनी नायडू नहीं थी भारतीय महिला। पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। ये अगर यहाँ भारतीय महिला अध्यक्ष पूछती ना, तब तो सरोजिनी नायडू हो जाती। लेकिन यहाँ पे महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर महिला अध्यक्ष पूछे तो नाम बताइएगा एनी बेसेंट का। किनका नाम बताइएगा? एनी बेसेंट का नाम बताएंगे, तब जाके सही हुआ। और अगर भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे तो इन्होंने बेचारी ने 1925 में बना था, प्रथम भारतीय। चलिए एक चीज यहाँ पे आगे चल के थोड़ी देर के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल जान लीजिए कि 1925 में प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला प्रथम अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू की कांग्रेस का अध्यक्ष था। लेकिन एनी बेसेंट वो पहली महिला थी, जो कि एनी बेसेंट तो यूरोप से आई थी, और वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये जो मैं थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, क्यों बताया था चार को? इसीलिए तो बताया था कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन होंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब पूछा है कि सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत किससे संबंधित है? तब वो संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय का गठन से। निम्नलिखित में से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं था। तो किससे संबंध नहीं था दोस्तों? तो वो सर सैयद अहमद का कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं था। फिरोज शाह मेहता का था, हकीम अजमल खां का भी था, खान अब्दुल गफ्फार का खान का भी था। लेकिन सर सैयद अहमद किससे जुड़े थे? तो ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे। किससे जुड़े हुए थे? तो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये देशभक्त मुसलमानों की देशभक्त मुसलमान। सर सैयद अहमद से एक पॉइंट याद रखिएगा, ये अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे, और ये देशभक्त मुसलमान, क्या? देशभक्त मुसलमान एक पत्रिका को संचालित करते थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए? तो वो कौन किए? तो 2 3 5 मतलब बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और रोमेश चंद्र भी किए हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले भी किए हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित और ए होम होम नहीं किए हैं, ठीक है। ए होम तो बहुत दिनों तक महासचिव रहे थे, आई थिंक 1915 के आसपास तक रहे थे, ठीक है। तो इतना टाइम पीरियड है ए होम का कांग्रेस के महासचिव बने हुए का। लाल बाल पाल, याद है ना कौन है लाल बाल पाल?
लाल हो गए बाल गंगाधर, सॉरी, लाला लाजपत राय, बाल हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल हो गए बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो किन्होंने बना, तो वो बन गए तो वो बन गए कौन, तो लाला लाजपत राय ही बनने को मौका मिला। और ये कब बने थे, तो ये बने थे 1920 में। ठीक है, 1920 में एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, तब बने थे। और ठीक है, और इसी में असहयोग आंदोलन पास हुआ था जब 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, जब लाला लाजपत राय अध्यक्षता कर रहे थे, तभी असहयोग आंदोलन को पास हुआ था इसमें, इस स्पेशल सेशन में। तो इस 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी, तो वो कौन थे, तो वो थे कलकत्ता में 1917। चलिए यहाँ पे आपको दो चीज याद कराता हूँ, कलकत्ता, कानपुर याद रखिए, कानपुर में 1925, ठीक है, 1925, और फिर से कलकत्ता याद रखिए, और कलकत्ता में 1933 याद रखिए। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो पहला चुना गया वो कौन थे, एनी बेसेंट। कौन थे, एनी बेसेंट थे। और यहाँ पे कानपुर में याद रखिए सरोजनी नायडू। कौन थे, सरोजनी नायडू। और यहाँ पे कंदामनी गोंगली, कंदामनी गोंगली याद रखिए, गोंगली याद रखिए। ठीक है, यहाँ कंदामनी गोंगली ही थे ना, ऐसे आगे हो जाएगा कंदामनी गोंगली। देखिए 17 में 8 जोड़िए कितना हुआ, 25, 25 में 8 जोड़िए कितना हुआ, 33। ये यही कांग्रेस में स्वतंत्रता से पहले 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, पहले 1917 में, और एनी बेसेंट पहली महिला 1917 में, ये यूरोपीय थी। भारतीय पहली महिला सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, और यहाँ कंदामनी गोंगली नहीं होगा दोस्तों, यहाँ नलिनी सेन गुप्ता होगा। कौन होगा, नलिनी, नलिनी सेन गुप्ता होगा। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता होगा। देखिए ये आपको नाम से लग रहा होगा नली, यहाँ का नाम गोंगली नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। 1933 में कौन बने थे, नलिनी सेन गुप्ता, गुप्ता बने थे। और ये इनको नाम से लग रहा होगा कि ये इंडियन है, लेकिन इंडियन में नहीं थी, ये कलकत्ता में आई थी घूमने, यूरोपियन थी, और यहाँ से किसी सेन नाम के आदमी से, सेन मतलब टाइटल नाम से शादी कर ली और वो इंडियन हो गई। तो आप इसको इंडियन मानना है या यूरोपियन, ये आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग समझिए ये हाइब्रिड है, पहले तो यूरोपियन बन गया, फिर इंडियन, और फिर यूरोपियन प्लस इंडियन। ऐसे याद रख लीजिए, नलिनी सेन गुप्ता, पहला एनी बेसेंट जो कि यूरोपियन, सरोजिनी नायडू भारतीय, भारतीय, और नलिनी सेन गुप्ता मिक्स, हाइब्रिड। अच्छा हो गया ना। अच्छा, अब कब कब हुआ, डेट याद रखिए, 17, 17 में 8 जोड़ना है, 1925 आ गया जी, और इसको भी धराले से जोड़ दीजिए 8, तो आ गया 1933। अब शहर के नाम याद रख लीजिए, का, का, ककाक, या कल, कौन, कल, कल, कौन, कल, कल, कौन, कल, ऐसे याद करिए। कल मतलब कलकत्ता, कौन मतलब कानपुर, कल मतलब कलकत्ता। अब तो समझदार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अभी अभी मैंने इन्हीं के बारे में तो बताया, कौन थे, सरोजनी नायडू। और ये कब बने थे, अभी मैंने ऊपर में डेट बताया 1925। और ये अधिवेशन कौन सा था, तो 41वां अधिवेशन था। 40वां मत बोलिएगा, कोई कोई बुक में 40वां भी देता है, लेकिन आपको 41वां मानना है, क्योंकि 40वां को माना जाता है गांधी जी के बारे में। ठीक है, और सरोजनी नायडू। ठीक है, तो आप लोग को ये हो गया। और ये कहाँ बनी थी, कानपुर में अध्यक्षता की थे, कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान मतलब सही मिलान करने कह रहा है, तो चलिए सही मिलान कर लेते हैं। इसमें क्या रखा हुआ है, सूरत। इसमें देखिए, सूरत में जो अधिवेशन हुआ 1907 में हुआ। कब हुआ सूरत में अधिवेशन, 1907 में हो गया। ठीक ना। और इलाहाबाद में अधिवेशन कब हुआ, तो इलाहाबाद जाना जाता है कौन से अधिवेशन से, तो 1910 के अधिवेशन से इलाहाबाद जाना जाता है। और कलकत्ता जाना जाता है 1906 के अधिवेशन से। और बनारस जाना जाता है 1905 के अधिवेशन से। और ये एक्चुअली ऐसे याद करिएगा तो दिक्कत होगा, हम बताते हैं कि कैसे कैसे याद रखिए। 1905 याद रख लीजिए, ऐसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 1905, 1906, 1907, 1910। अब तो ठीक है। 1905 में कहाँ हुआ था अधिवेशन, बनारस में। कहाँ हो गया, बनारस में। और 1906 में कहाँ अधिवेशन हुआ, तो 1906 में कलकत्ता में, कलकत्ता में। 1907 में कहाँ हुआ, तो 1907 में सूरत में, 7 से 7 और 7 से सूरत। 1910 में कहाँ हुआ, तो 1910 में इलाहाबाद हुआ।
ठीक है। अब इसके लगे हाथ अध्यक्षता भी कौन कौन किए थे वो भी याद कर लेते हैं। तो बनारस में कौन अध्यक्षता किए थे 1905 में? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे अध्यक्षता, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, गोखले किए थे। और कलकत्ता में कौन किए थे? कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी किए थे। कलकत्ता में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। और इसी में ही स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। इसी में स्वराज शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और सूरत में कौन किए थे? तो रास बिहारी बोस किए थे, रास बिहारी बोस किए थे। और इलाहाबाद में 1910 वाला विलियम विलियम बेडर बर्न किए थे, विलियम बेडर बर्न किए थे। तो आप लोग इतना याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे युवा व्यक्ति था? तो इसका बस ओनली एंड वन आंसर ये अब्दुल कलाम आजाद थे। और ये बने कब थे सबसे कम उम्र में? तो सबसे पहले बने थे 1923 में बने थे। और ये इस वक्त इनकी उम्र केवल 35 वर्ष हो रहा था। और ये कहाँ बने थे? जब दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1923 में, तब जब 35 वर्ष की आयु में बन गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों वादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। पहला कह रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना जागृत की क्या? तो हाँ जी बिल्कुल की। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने क्या किए? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का चरण 1885 से 1905 तक माना जाता है। और इन्होंने राष्ट्रीय भावना तो जागृत करने में सक्षम हो गए। इन्होंने राष्ट्रीय एकता पे भी जोर दिया, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे। इन लोग राष्ट्रीय एकता पे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने सामाजिक सुधारों को भी समान महत्व दिया, सामाजिक सुधारों को भी समान महत्व दिया। तो ये पॉइंट सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो वो कहे थे लखनऊ अधिवेशन 1906 में। कब कहे थे? लखनऊ अधिवेशन 1906 में, सॉरी 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो वो कहे थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताइए कि कौन से सही कथन है। इसमें से 2 और 4 सही है, लेकिन 1 और 3 गलत है। पहला देखिए क्या कह रहा है, सरोजिनी नायडू के बारे में कह रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। नहीं, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ना कि पहली महिला अध्यक्ष। क्योंकि आप लोग को बताए थे पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो बताना है एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बने थे। और कहाँ पे बने थे 1917 में? तो कलकत्ता में बने थे। ठीक है। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो सरोजिनी नायडू 8 साल जोड़ लीजिए 1925 में बनी थी। कहाँ? कानपुर में। और भी कोई महिला बनी थी वहाँ, हाइब्रिड वाला याद है ना कि 8 साल जोड़ के 1933 में फिर से कलकत्ता में नाम क्या था? नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट सही कह रहा है कि चितरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे तब वे जेल में गए थे। हाँ, ये भाई साहब के साथ बहुत ही अन्याय हुआ था। जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब ही इनको जेल भेज दिया गया। तीसरा गलत कह रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज ए ओ ह्यूम, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ए ओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, ये हमेशा महासचिव बने थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। लास्ट कह रहा है कि अल्फ्रेड ब्रेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये भी पॉइंट सही कर रहा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यहाँ मैं एक पॉइंट और याद करवाना चाहूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष में जो थे वो टोटल कांग्रेस के अध्यक्ष में टोटल 6 गो विदेशी लोग अध्यक्ष बने थे पूरे आजादी से पहले। विदेशी लोग कितने थे? तो 6 थे। इन 6 में से भी ना 4 गो मेल थे बने थे और 2 गो फीमेल बनी थी। ठीक है, 2 गो फीमेल बनी थी। पॉजिटिव मेल हो गया, नेगेटिव फीमेल। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था? तब वो कौन था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा कि कांग्रेस न तो लोगों से प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा तैयार योजनाबद्ध था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट, अर्धशतक पूर्व गया। सही कथन यहाँ पे बताने का रहा है। इसमें से केवल दूसरा ही सही कथन है कि संवैधानिक आंदोलन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य तरीका था। बिल्कुल
संविधानिक आंदोलन तो पहले चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिखने के बाद मनाएंगे, तो ये उदारवादी नेताओं का अपनाया जाने वाला तरीका था। लेकिन पहला गलत कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अब जब 19वीं शताब्दी को उत्तरार्ध बोला जाएगा तो क्या आप समझिएगा कि 1801 से लेकर 1900 तक तो 19वीं शताब्दी हो गया, उत्तरार्ध बोला जाए तो 1850 के बाद 1900 तक, माने कामन से लेकर 1900 तक उत्तरार्ध बोला, पूर्वार्ध सॉरी हाँ उत्तरार्ध बोला जाता है, और 1801 से लेके 1850 तक पूर्वार्ध बोला जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझिए। इसमें कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस ही एकमात्र माध्यम थी जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की धारा बहती थी। बिल्कुल नहीं, हमने तो आपको 1838 से ही आप लोग को बताना शुरू कर दिया था कि यहाँ से, और फिर 1850 के बाद से भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन संगठन बने थे जो कि वहां से राष्ट्रवाद का धारा बह रहा था। 51 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस पतन की ओर जा रही है, बढ़ रही है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे महत्वाकांक्षा है, इसे शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचने में सहायता करना है। ये घोषणा किसने किया था? तो दोस्तों ये घोषणा किए थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने कि बोले थे कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है, इसे शांतिपूर्ण तरीके से अंत तक पहुंचाने में इसकी सहायता करें। ठीक है। देखिए इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग कुछ कुछ कहे थे, कुछ कुछ कहे थे, जो मैं कुछ कुछ यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो ये लॉर्ड कर्जन की बात याद रख लीजिए, और एक बंकिम चंद्र चटर्जी भी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने भी कुछ बड़ी बात कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। तो और भी सुन लीजिए और क्या क्या कहे थे। बाल गंगाधर तिलक भी कुछ कहे थे, ये भी चुप नहीं बैठे थे। तिलक ने कहा था कि यदि बर्फ में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात भी सही है कि दिसंबर महीने में होता था अधिवेशन, और उस वक्त कुछ कुछ बोलते थे ये करना है वो करना है, और होता कुछ नहीं था, फिर से अगला दिसंबर आ जाता था। तो तिलक ने भी क्या कहे थे कि यदि बर्फ में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने भी कुछ कहा था। लाला लाजपत राय ने क्या कहे थे ये आप लोग को मैं बताता हूँ। ये कहे थे कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कौन बोले थे? लाला लाजपत राय बोले थे। एक नाम है अश्विनी कुमार दत्त। क्या नाम याद रखिएगा? अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने भी भाई साहब ने कुछ कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये बात सही है कि दिसंबर में होता था 28 से 31 दिसंबर तक, और ये 3 दिन का तमाशा कौन बताया था? अश्विनी कुमार दत्त ने बताए थे। और विपिन चंद्र पाल ने भी कुछ कहे थे। वो कहे थे कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस को बताया याचना करने वाली संस्था। और महात्मा गांधी ने वो एक बात बोले थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लेकिन देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भी चल रहा है। बताइए ये सब अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है दोस्तों, गलत बात है। हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? अभी अभी तो मैंने बताया, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये लास्ट पॉइंट गलत है कि वे ब्रिटेन के साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझ पाए। ये गलत है। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डी ऑप्शन गलत है कि ब्रिटेन के साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझ पाए थे। और दूसरा, और इसमें से ये सारे पॉइंट तीनों क्या है? सही है। पहला देख लीजिए, उन्होंने भारत से धन की निकासी के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। तो बात सही है, दादा भाई नौरोजी ने काम शुरू कर दिया था अच्छे से 1867 में अपना एक किताब निकाल के। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने संवैधानिक मार्ग अपनाया, इन्होंने लड़ाई झगड़ा का रूप नहीं लिया। और तीसरा कह रहा है कि उन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों को शोषण के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। तो ये पॉइंट भी सही है कि उन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। तो ये बात भी सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उदारवादी निम्नलिखित में से बताना है कि कौन उदारवादी थे। तो देख लेते हैं कौन से उदारवादी थे।
इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये तीनों ही उदारवादी थे। लेकिन अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, माने बाल बाल लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष ये गर्म दल के थे। ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर होता है? तो वो होता है बांकीपुर में। वो होता है कहाँ? बांकीपुर में। बांकीपुर में कब हुआ? तो 1912 में हुआ। कब हुआ? 1912 में। और यहाँ पे किसने अध्यक्षता किया? तो किया आर एन मधोलकर ने। आर एन मधोलकर ने यहाँ पे अध्यक्षता किए। अच्छा, यहाँ पे सदस्यता शुल्क जो 5 रुपया पहले हुआ करता था कांग्रेस के सदस्य के लिए, घटा के 1 रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1 रुपया। तो 1912 में पहली बार बिहार में कुछ अधिवेशन हुआ, वो पटना के बांकीपुर में हुआ। तो उसकी अध्यक्षता आर एन मधोलकर ने किया। और ये कांग्रेस के अधिवेशन के क्रम में 27वां था। और वहां यहाँ पे एक काम किया गया, जो पहले कांग्रेस का सदस्य बनने में 5 रुपया देना पड़ता था, अब उसको घटा के 1 रुपया कर दिया गया। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि पटना भी दिया हुआ है, बांकीपुर दिया हुआ। कांग्रेस के जो मतलब वहां पे लिखा हुआ है कांग्रेस के साइट पे, वो बांकीपुर पूरी तरीके से लिखा गया है, पटना नहीं। अगर ऑप्शन में पटना रहे और बांकीपुर दोनों रहे, ऑप्शन चुनेंगे बांकीपुर। अगर बांकीपुर ना रहे तो पटना चुनिएगा। ठीक है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी देखिए बिहार में हुआ था। बिहार में होने वाला ये दूसरा अधिवेशन था। और ये हुआ था जिसके कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है। और गांधी जी के, और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में जो 1922 में हुआ था, अच्छा ये 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास की है। इसमें क्या हुआ ना कि गांधी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो हालांकि पास तो नहीं हुआ, लेकिन अभी गांधी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हकीम अजमल खान 1921 में अध्यक्षता करते हैं। क्यों? क्योंकि 1921 में भी चित्तरंजन दास को ही बनाया जाता है अध्यक्ष, लेकिन ये जेल में रहते हैं, तो उनके जगह पे हकीम अजमल खान अध्यक्षता करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें से पहला पॉइंट ही सही है कि 1885 से 1905 तक का कांग्रेस का समय उदारवादियों के युग के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है कि 1885 से 1905 तक का कांग्रेस का समय उदारवादियों के युग के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट गलत कर रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को जनता का संगठन मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे। जैसा कि मैंने बताया कि इन लोग गरीबों पे ध्यान नहीं देते थे, इन लोग पढ़े लिखे और शहरों तक ही सीमित थे, गांव के किसानों तक ये नहीं पहुंच पाए थे। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल ने याचिका और प्रार्थना की नीति अपनाई। नहीं जी दोस्तों, लाल, बाल और पाल ये कभी भी प्रार्थना का विकल्प नहीं अख्तियार किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ था? तो वो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1906। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ? तो कांग्रेस अधिवेशन 1906 में, कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता में। देखिए, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो पहली बार स्वराज का इस्तेमाल किया गया। वाई द वे, स्वराज शब्द पहली बार दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द गढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो किए जवाहरलाल नेहरू ने। और फैजपुर कहाँ था दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। और ये कब किए? तो 1937 में किए। दूसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। ये पहला अधिवेशन था गांव में होने वाला। ठीक है। गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? तब वो किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद किसने संभाला? तो वो संभाले थे राजेंद्र प्रसाद ने। किन्होंने? राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्टोरी जान लीजिए। एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस 1938 में बने थे हरिपुरा में। 1938 के हरिपुरा में अध्यक्ष बन गए। उस वक्त इनकी इतनी जबरदस्त
फैन फॉलोअर था, तो 1939 में भी इनको अध्यक्षता के पद त्रिपुरी में चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात गांधी जी को समझ में आ गया था, क्योंकि गांधी जी दूरदर्शिता थे। उनको एहसास हो गया था कि ये सुभाष चंद्र बोस को अगर रोका नहीं गया ना, तो ये हर साल अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि इनका फैन फॉलोइंग ही इतना अच्छा था, क्योंकि लोग उस टाइम के लोग यही चाहते थे। लेकिन मैंने बताया ना, गांधी जी की दूरदर्शा अच्छा था। आप लोग सोच रहे हो कि इसमें तो बुरा क्या है, तो और से अच्छी बात है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस हमेशा लड़ाई के दम पे ही जीतना चाहते थे, किसी तरीके से वो अंग्रेजों को भगा देना चाहते थे। वहीं गांधी जी सोचते थे कि अंग्रेजों को तो ठीक है, हम तो जब चाहें जब भगा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि उनके भगाने के बाद क्या, वाट, अगर खून के बदले में आजादी मिलेगा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ खून बहेगा। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि नहीं ऐसा हो, और इनकी फैन फॉलोइंग को दो देखकर ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष पद को त्याग कर दें। इसीलिए त्रिपुरी में क्या हुआ कि इन्हीं के क्या नाम था उनका, मैं नाम भुला रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करने दीजिए, कौन थे वो। हाँ, पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने आगे किया कि आप भी चुनाव लड़िए कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, और अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और पट्टाभी सीतारामैया हार गया। तो गांधी जी ने एक डायलॉग बोल दिया, डायलॉग बोला कि देखिए, ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, बल्कि गांधी जी की मेरी हार है। ऐसा डायलॉग बोलना, तो बहुत सारे जो कांग्रेस के सदस्य थे वो सुभाष चंद्र बोस के एंटी हो गए, मात्र इस डायलॉग की वजह से कांग्रेस गांधी जी के। तो अब सुभाष चंद्र बोस को बहुत बुरा लगा, ये क्या मजाक हो गया, तो उन्होंने बीच में ही अध्यक्षता छोड़ दिए और चले गए, और 1939 में ही जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए। किस ब्लॉक की स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही कर दी है। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने। तो बोल रहा है कि जब अध्यक्षता छोड़ के चले गए, तो उस वक्त कौन अध्यक्षता किए थे, तो वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब कहानी समझ में आ गया होगा आप लोग को। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? पहली बार जो भारत में भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में, वो था 1901 में, जब कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, तो पहली बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उस टाइम वो दक्षिण अफ्रीका रहते थे। दक्षिण अफ्रीका कोई कार्य से आए थे इंडिया में, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये इस वक्त दिनेश दिनसा ई बाचा इसके अध्यक्ष थे। दिनसा ई बाचा इसके अध्यक्ष थे 1901 में। अगला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस पहली बार अस्तित्व में आया? तो वो अस्तित्व में आया कलकत्ता अधिवेशन 1908। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस पहली बार अस्तित्व में आई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1928। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था? तो वो पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों, इसको मिलान करने का रहा, तो देखिए मिलान कर लीजिए और बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होने जा रहा है वो बी होने जा रहा है कि 1896 में रहीमतुल्ला सयानी ने अध्यक्षता किए थे। हमने आपको बता दिया था कि 1896 में रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्षता किए थे, और रहीमतुल्ला सयानी सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बने। कौन से? सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बने। 1905 में कौन किए? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, और 1912 में आर एन मधुलकर बिहार के बांकीपुर में। 1915 में एसपी सिन्हा ने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1915 में एसपी सिन्हा ने किया। 66 कांग्रेस के लिए नया संविधान कांग्रेस अधिवेशन में बनाया गया था। कांग्रेस के लिए नया संविधान किस कांग्रेस अधिवेशन में बनाया गया? तो वो बनाया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में, जब सी राघवाचारी, कौन? सी राघवाचारी ने, ऋषि राघवाचारी अध्यक्षता किए थे, तब नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के लिए नया संविधान बनाया गया। 67 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से सही कथन दोनों ही हैं दोस्तों, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार करने के बाद सही कथन को बताने कह रहा है। तो दोनों ही कथन सही है। पहला कह रहा है कि कांग्रेस के का एक वर्ग कट्टरपंथी विचारधाराओं का समर्थन करता था, जिसको उग्रवादी कहा जाने लगा। तो बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में दो धारा थे, एक कट्टरपंथी विचारधारा, एक उदारवादी विचारधारा, और कट्टरपंथी विचारधारा को ही उग्रवादी कहा जाने लगा, और एक उदारवादी। 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में घटित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को
प्रेरित किया। तो ये पॉइंट भी सही है दोस्तों। 19वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1899 के अंत में, या जिसको कह सकते हैं 1899 के अंत में, और 20वीं सदी की शुरुआत में, माने 1901 के शुरुआत में, कहता है कि घटित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो पॉइंट सही था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताने कह रहा है। तो इसमें से जो सही कथन होगा केवल दो। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1900 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, ऐसा कह रहा है। तो ये नहीं किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है दोस्तों 1905 में किए थे कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, कब किए थे? तो 1905 में किए थे, न कि 1906 में। तो ये पहला पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया तो कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ घोषित किया? तो कलकत्ता अधिवेशन में घोषित किया। कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो वो किए थे बेलेगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में 1924 में 40वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। और 1925 वाला जो कि सरोजनी नायडू की थी, 41 नंबर का था। कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की? तो बेलेगांव अधिवेशन 1924 में। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाना गाया गया था? तो वो गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। और ये कब गाया था? तो कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन का जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तब जनगण मन पहली बार गाया था। और इसके कलकत्ता में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो बीसन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बीसन नारायण धर कर रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार कब गया था? तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। लेकिन इस वक्त रहीमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष। रहीमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा मिला के पढ़िए, एक जगह पढ़िए, एक पन्ने में। कह रहा है कि जन गण मन पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। और कौन गाए थे? कौन अध्यक्षता किए थे? तो बीसन नारायण धर। वही कलकत्ता अधिवेशन जो 1896 में हुआ, रहमतुल्लाह सयानी, उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो ये दोनों को कोरिलेट करके याद करिएगा। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया? जिन्हें अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। तो वो कौन था? तो वो था 2 और 4। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। ये ऑप्शन इसका सही होगा कि एनसी केलकर और एलबी सेन को चुना गया था। किनको? केलकर और सेन को। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था? जिन्हें अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। तो एनसी केलकर और एलबी सेन को। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित किए थे? तो वो घोषित किए थे नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में, ठीक है। और इसमें 1920 वाला ही नागपुर सेशन है। और इसमें भी राघवाचारी अध्यक्ष हुआ करते थे, तो भूलिएगा मत। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति कांग्रेस अधिवेशन में घोषित की। तो नागपुर अधिवेशन 1920, राघवाचारी थे अध्यक्ष। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था? एक कोई गवर्नर जनरल थे जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। उनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। लेकिन ये उस वक्त बॉम्बे के गवर्नर थे, ना कि कोई भारत के गवर्नर जनरल थे। उस वक्त बॉम्बे के गवर्नर थे और ये भाग लिए थे 1915 में। हालांकि बाद में आगे चलकर ये भारत का गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। और इस 1915 के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे एसपी सिन्हा। कौन किए थे? एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा का मतलब हो गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसके अध्यक्ष हुए थे। एक तरफ अध्यक्ष है, दूसरी तरफ स्थान और वर्ष है। तो इसका जो आंसर होने वाला है 4312 होगा। अब्दुल कलाम आजाद जो है रामगढ़ 1940 में किए थे। देखिए, अब्दुल कलाम आजाद से याद रखिए 1923 में जब पहली बार बने थे, और ये केवल 35 साल के थे दिल्ली में, ठीक है, अध्यक्षता किए थे। इसके बाद दूसरी बार बने 1940 में रामगढ़ में। और इसके बाद पूरे 1945 तक बने रह गए क्या? अध्यक्ष। क्योंकि बीच में कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था और अफरा तफरी का माहौल था। सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर में 1925 में।
कानपुर 1925 में, और मोतीलाल नेहरू बने थे अमृतसर 1919 में, अमृतसर 1919 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के समाधान की कुंजी बताया था? तो वो लखनऊ के 1936 के अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में दोस्तों 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का भी हुआ था स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं की समाधान की कुंजी बताया? तो 1936 के अधिवेशन लखनऊ में, और उसी साल अखिल भारतीय किसान सभा का भी स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो थोड़ी देर पहले बताया अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद बने थे, मैंने बता दिया कि एक बार 1923 में बने थे और एक बार 1940 से 45 तक लगातार बने, इसलिए लंबे समय तक हो गए। दादा भाई नौरोजी दोस्तों 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और राजेंद्र प्रसाद भी 3 बार किए थे। देखिए कोई जगह पे 3 बार आएगा और कोई जगह पे 2 बार आएगा। 2 बार तो ये कंप्लीट रूप से इनको चुना भी गया, ये बन गए, और एक जो नहीं आता है कभी कभी कोई बुक में, ये वही है त्रिपुरी संकट। याद है ना त्रिपुरी संकट, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता किए थे। तो अध्यक्ष तो किए थे, लेकिन अगर कोई पूछे कितनी बार अध्यक्ष चुने गए तो 2 बार बताइएगा। बोले अध्यक्षता कितनी बार किए थे? तो 3 बार। और जवाहरलाल नेहरू भी दोस्तों 3 बार किए थे, ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्षता। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, ठीक है, जेबी कृपलानी थे। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मिलान करने कह रहा। तो 79 नंबर में मिलान करिए तो पता चलेगा, इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 3 4 2 1 मिल जाएगा। मतलब एम ए अंसारी का मिलान मद्रास से होगा, एम ए अंसारी का मिलान मद्रास से, और पुरुषोत्तम दास टंडन का मिलान नासिक से होगा। पुरुषोत्तम दास टंडन का मिलान नासिक से, और सरोजिनी नायडू का मिलान कानपुर से, और सुभाष चंद्र बोस का मिलान हरिपुरा से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में किए थे अध्यक्षता, ठीक है। 80 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन कौन सा सही है ये बताने कह रहा है। तो इसमें से केवल एक सही है। कौन सा सही है? एक, कि सूरत विभाजन के समय रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये बात सही है, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, उस वक्त रास बिहारी घोष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। दूसरा पॉइंट गलत कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और ये कब कहे थे? तो 1916 के अधिवेशन में कहे थे, लखनऊ अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था बांकीपुर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर पटना बांकीपुर में चुनना हो तो बताइएगा बांकीपुर। और ये किनके टाइम पे? तो आर एन मधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तब वो कहे थे अरविंद घोष ने। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो अरविंदो घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो वो भाग लिया 436। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 436। इसमें से 33 मुस्लिम थे। 33 कौन थे? मुस्लिम सदस्य थे। किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बारे में कहा कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है? तो वो कहे थे बिपिन चंद्र पाल ने। किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यता शुल्क 25 पैसे कर दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसे कर दिया था? तो 1920 में कर दिया था। और 1920 में कहा हुआ था? तो नागपुर में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? तो सी राघवाचारी। कौन किए थे? सी राघवाचारी। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो चलिए सही कथन की पहचान करिए। तो इसमें से दोनों ही कथन क्या है? सही है।
और वो एक चीज और जान लीजिए कि 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और पहला पॉइंट कहीं सही कह रहा है कि इसमें कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को मान्यता दी गई। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की मान्यता दी गई। दूसरा, इसमें कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। तो ये भी पॉइंट सही है कि उस 1931 के अधिवेशन में मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की? स्वतंत्रता पश्चात पश्चात स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की? तब वो किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और कहाँ किए? तो दिल्ली में किए। कब किए? तो 1947 में किए। और ये विशेष अधिवेशन था। कैसा था? स्पेशल सेशन था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किसी पुरुष ने की? निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किसी पुरुष ने की? तो मैंने बताया था कि 17 में कौन किए थे? तो एनी बेसेंट किए थे। एनी बेसेंट। और इसमें से हमने 8 जोड़वा दिया था तो 1925 आ गया था। इसमें सरोजनी नायडू का नाम लिया था। फिर 8 जोड़वा दिया था तो 1923 आ गया था। नन्ही सेन के नाम लिया था। और इसको कलकत्ता में नाम लिया था। और ये दोनों कलकत्ता में था और ये कानपुर में था। तो बच कौन गया? 1939। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। और ये त्रिपुरी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन तत्कालीन बिहार में आयोजित नहीं हुआ था? तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों, देखिए 27वां आप लोग को याद होगा और 37वां याद होगा। 37वां गया में और 27वां बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर में। और 54वां आप याद रखेंगे, एक 54वां याद रखिएगा रामगढ़ में। रामगढ़ में। और रामगढ़ में इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? 1940 में हुआ था, इसलिए ये अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद किए थे। अबुल कलाम आजाद। और यहीं पे अबुल कलाम आजाद 1940 में जब अध्यक्षता के पद पे ग्रहण किए तो डैनी लग गया कांग्रेस के अधिवेशन में, क्योंकि 1945 तक तो अधिवेशन हुआ ही नहीं। इसी वजह से अब्दुल कलाम आजाद 54वां से लेके मतलब 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। 47वां अधिवेशन में कोई जिक्र नहीं आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 47वां। क्यों? क्योंकि जो रामगढ़ है तो तत्कालिक बिहार बोला जा रहा है, माने उस समय ये बिहार में ही शामिल था, क्योंकि बिहार और झारखंड अलग हुआ था 2000 में। और 2000 से पहले तो रामगढ़ भी बिहार में ही था। तो 37वां गया में, 27वां बांकीपुर में, सॉरी हाँ 27वां बांकीपुर में, 37वां गया में और 54वां रामगढ़ में। यही बिहार में 3 गो हुए थे। निम्नलिखित में से वह विदेशी कौन है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो विदेशी का नाम बताना है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। अच्छा, ये 47वां के बारे में बता दें कि क्या हुआ था? 1933 में कलकत्ता में हुआ था। 1927वां कब हुआ था? 1933 में कलकत्ता में। ठीक है। और निम्नलिखित में वह विदेशी कौन है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो 2 बार कौन किए थे? तो विलियम बेडर बर्न ने किए थे। 2 बार की अध्यक्षता किसने की? तो विलियम बेडर बर्न ने किए। निम्नलिखित में से किसने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए? तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने केवल एक बार अध्यक्षता किए। तो डब्ल्यू.सी. सॉरी ऐसे बता दिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं होगा, बल्कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने तो 2 बार किए। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार, बदरुद्दीन तैयब जी ने 1 बार किए। बदरुद्दीन तैयब जी 1 बार, तो ऑप्शन 1 होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने बोला ना कभी कभी 3 आता है और कभी कभी 2 आंसर आता है। और ये 2 बार इनको बंबई और दिल्ली, आप ये कंप्लीट याद रखिएगा। दिल्ली में आप लोग को 1947 वाले अभी थोड़ा देर पहले बताया, और बंबई में इन्होंने 1934 में किया था, और हाफ 1939 याद रख लीजिएगा। असत्य कथन को चिन्हित करने का रहा, तो आइए असत्य कथन को चिन्हित करते हैं 92 नंबर में। तो असत्य है दोस्तों डी, कि कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। नहीं, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और पहला कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दूसरा गलत था, इसलिए आंसर सी होगा। ये पहला कह रहा कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ये पारसी थे। ठीक है, ये पारसी थे। पहला गैर गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जिसे मैंने शुरू में ही बता दिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया तथा उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की गई? तब वो कहा गया था 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। 1912
1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए ओ ह्यूम ने को कांग्रेस का पिता कहा गया तथा उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की गई? तो 1912 बांकीपुर अधिवेशन में। एक आप नाम याद रखिएगा, विलियम बेडर बर्न के बारे में। विलियम बेडर बर्न वो कौन थे? जो कि थे ए ओ ह्यूम थे और की जिंदगी लिखे थे। ए ओ ह्यूम की जिंदगी लिखने वाले कौन थे? विलियम बेडर बर्न। और ए ओ ह्यूम की मृत्यु कब हुआ था? तो ये मृत्यु जो हुआ था 1912 में हुआ था। ठीक है। 94 किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज का निमंत्रण दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था और सेकंड अधिवेशन में ही दिया था। किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को उद्यान भोज का निमंत्रण दिया था? तो लॉर्ड डफरिन ने दिया था। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन को चुनिए। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में देख लीजिए क्या है असत्य कथन, कि बैठक में भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई। बताइए, जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होगा और डायरेक्ट स्वतंत्रता की मांग कर लेंगे तो गवर्नर जनरल क्या रहने देगा, वायसराय क्या रहने देगा? तो तब कांग्रेस को अघोषित कर देगा, बंद कर देगा। तो ये तो मान ही नहीं सकते थे, यानी यही आंसर हो जाएगा। लेकिन सर ये कह रहा है असत्य कथन दोनों, तो ये मिल गया। अब बाकी पॉइंट भी देख लेते हैं, बाकी पॉइंट तो सही है। पहला कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम बैठक पूना में आयोजित होने वाली थी, लेकिन हैजा के कारण बंबई में आयोजित हुई थी। तो बात सही है। 1885 में तय किया गया था कि हम पूना में आयोजित करेंगे प्रथम बैठक, लेकिन वहां हैजा फैल गया, प्लेग जिसको कहते हैं, तो फिर उसको आयोजित को बंबई में करवा लिया गया आयोजन। प्रथम बैठक में अभिजात वर्ग का प्रभाव था, बिल्कुल पहले अभिजात वर्ग का ही प्रभाव था। प्रथम बैठक में सचिव कौन थे? एवं ह्यूम। तो ये भी बात सही है कि सचिव हमेशा एवं ह्यूम ही रहे थे 1912 तक। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए थे? तब वो हुआ था कलकत्ता में। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कलकत्ता में। दोस्तों कलकत्ता में टोटल 10 बार अधिवेशन हुआ और मद्रास में 7 बार अधिवेशन हुआ। बंबई में भी 7 बार अधिवेशन होता है और 3 बार दिल्ली में अधिवेशन होगा। 3 बार दिल्ली में, 7 बार बंबई में, 7 बार मद्रास में और 10 बार कलकत्ता में। कांग्रेस के संबंध में तरीक चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तो क्या दिया था? बिल्कुल सही दिया था। कांग्रेस के संबंध में तरीक चालक का सिद्धांत किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरा, कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। बिल्कुल दिया था। कांग्रेस के संबंध सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने कांग्रेस के संबंध में कहा कि यदि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा? तो वो कहे थे, किन्होंने कहा था? तो वो कहे थे बाल गंगाधर तिलक। इसको भी बता चुका हूँ था शुरू में ही। किसने कांग्रेस के संबंध में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे? संस्थापक सदस्यों में फिरोज शाह मेहता नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी। ये क्या पूछ दिया? वही तो पूछ रहा हूँ, सोच रहा हूँ ये कैसे गलत हो गया। गलत मैंने बता दिया आपको। अभी देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे? तो गांधी जी को छोड़ दीजिए, बाकी सब थे। दादा भाई नौरोजी, दिनेश ई बाचा, फिरोज शाह मेहता, ये तीनों ही थे। फिरोज शाह मेहता थे, दिनेश ई बाचा और दादा भाई नौरोजी। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1948 में जयपुर में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया? तो वो किए कांग्रेस वाला अधिवेशन 1948 में, 8 में पटाभी सीतारामैया ने। कांग्रेस जयपुर का कांग्रेस अधिवेशन कब किए? तो पटाभी सीतारामैया बेचारे। एक बार 1939 में गांधी जी ने इनको बोला कि खड़ा हो जाइए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। सोचिए ना, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत रखे थे पटाभी सीतारामैया। तो ये हार गए बुरी तरीके से बेचारे को। 1939 के बाद 9 साल का इंतजार करना पड़ा पटाभी सीतारामैया को अध्यक्षता करने में। तो और राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्षता किए थे? तो 1947 में किए थे। और पुरुषोत्तम जो कि दिल्ली में 1947 के दिल्ली में पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में किए थे। जेबी कृपलानी 1946 में किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ये 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। डे 5 का भी 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मिलते हैं आपको डे 6 में। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और फिर हम आपको डे 6 का क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग को हम डे 6 का हम टॉपिक दे देते हैं कि क्या पढ़ना है। उसमें पढ़ के आइएगा उदारवादी चरण के बारे में और बंगाल विभाजन, मतलब 1885 से लेकर 1905 तक का बारे में बढ़िया से पढ़ के आइएगा। ठीक है, उससे हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो कमेंट से सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। धन्यवाद दोस्तों।